Hello, good morning students. How are you? Fine. चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करें, इनफैक्ट नया यूनिट स्टार्ट करें, है ना। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लिया अपन ने, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी देख ली। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसेप्चुअल है और इसमें डायरेक्शन वगैरह की ज़्यादा बातें होती हैं, तो इसको ज़रा ढंग से समझना जरूरी है ना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का जब फ्लो होता है वायर से तो वायर हीटअप होता है, नहीं, गर्म हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उस पर बेस्ड क्या होता है, गीजर, हीटर, ये सभी उस पर बेस्ड है इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। टोस्टर, सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब करंट पास किया जाता है सॉल्यूशन से तो नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होते हैं मेटल्स, ठीक है। उसके बाद एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन एवर करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, है ना। इसको देखा था सबसे पहले ओस्टेड साहब ने, ओस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, इन द ईयर ऑफ परहैप्स 1820, 1820 में। हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, इन्होंने 1820 में एक सिंपल एक्टिविटी की, सिंपल एक्सपेरिमेंट, है ना। वो एक्टिविटी क्या थी, एक उन्होंने कॉपर वायर लिया, इसको सेल से जोड़ दिया और करंट पास होगा जब सेल से जोड़ दिया तो, ठीक है, लाइक दैट। और यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखा। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल। बहुत सिंपल एक्टिविटी थी। क्या किया, कॉपर वायर, ये वायर इज ऑफ कॉपर, है ना, इसे करंट पास किया गया, करंट पास हुआ। अब इसके ऊपर अगर नीडल रखा यानी इसके पास, तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मानो नीडल इधर चला गया या इधर चला गया। नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, कंपास नीडल, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं। जैसे ये तो मैग्नेट है ना, ये क्या है, मैग्नेट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। फ्रीली जब इसको सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन होता है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेट, ठीक है, बाहर मैग्नेट है इनफैक्ट। उसी तरह एक हल्का मैग्नेट होता है ना, कंपास, मैग्नेटिक कंपास, दिशा सूचक यंत्र भी बोलते थे उसको। तो उसको इसके ऊपर उन्होंने रखा तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। तो क्यों हुआ डिफ्लेक्शन, अब मैग्नेट है तो मैग्नेट आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ये कॉपर का वायर था तो कॉपर को, यानी ये क्या, एक डिस्कार्ड हो गया कि ये कॉपर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा कि अगर इसमें करंट पास हो रहा है, यहाँ पर है मैग्नेट, एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल क्या है, स्मॉल लाइट मैग्नेट होता है। तो ये मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट या आयरन लाइक सब्सटेंस अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो कॉपर का है, आगे अपन पढ़ेंगे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो ये तो नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण फील्ड है हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस हुआ। और इस फील्ड में क्या, ये मैग्नेट रखा हुआ है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब अपन ये कह रहे हैं कि ये ओस्टेड साहब ने एक बड़ा ही रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने बताया कि व्हेन योर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब कोई करंट आई पास होगा कंडक्टर से तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और इस फील्ड में यदि जैसे कंपास नीडल रखा अपन तो ये डिफ्लेक्शन देगा, इधर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, उसके लिए भी रूल्स वगैरह हैं। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि व्हेन योर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी सिंपल। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जब करंट पास होता है कंडक्टर से तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले ओस्टेड साहब ने इसका पता लगाया और इसके पहले अपन ये कहते थे इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है ना, मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच है। उसके बाद यूनिफिकेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक नया डिसिप्लिन आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म
ये सेपरेट ब्रांच नहीं है, इसके पहले ये माना जाता है दोनों सेपरेट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, बट अब ये कहा जाने लगा है यूनिफाइड हो गया दोनों, मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसके आगे फिर जब ये ऑस्टेड साहब ने कहा कि व्हेनेवर देयर इज करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, देन फिर फैराडे साहब ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया, उन्होंने ये कहा कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। तो दोनों ही बातें हो गई है ना। तो चलिए वो तो पढ़ेंगे अपन EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। यहाँ पर ये देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है एक्चुअली, व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके लिए डायरेक्शन वगैरह की बात अपन करेंगे। मान लो ऐसा अपन कह रहे थे कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, इसमें आई करंट पास हो रहा है, तो इससे सर्टेन डिस्टेंस पे मान लो कोई पॉइंट पी लिया अपन, है ना। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक, अब इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है, ऐसे तो हवा में पास नहीं हो रहा है करंट, क्लियर है ना। तो करंट पास हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है करंट पास, तो इस डायरेक्शन में अपने को देखना है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलेंगे। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड से अपना वही मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको अपन B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इसके B से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को करते थे अपन E से, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला TESLA, इन शॉर्ट लिखेंगे तो कैपिटल T, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है ना। मॉडर्न फॉर्म ऑफ जनरेटर इन्होंने दिया जिसके सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट है टेस्ला। CGS यूनिट भी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, गाउस। अगर इनफैक्ट अपन यूनिट लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर होगा, गॉस, शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल G। इनफैक्ट इसकी अनदर यूनिट भी होती है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट अनदर भी होती है न्यूटन एम्पियर मीटर। So these are the various units of magnetic field। जब भी करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि कहीं चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। जब करंट पास हो रहा है यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से निकलेगा, है ना। सो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, स्टेशनरी है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा, बट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड। जब इससे करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, CGS यूनिट है गॉस। दोनों में इनफैक्ट रिलेशन है, 1 टेस्ला इज 10 to the power 4 गॉस, 1 टेस्ला इज 10 to the power 4 गॉस, दैट इज 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला। गॉस भी नाम है साइंटिस्ट का। या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर एक्चुअली वेबर WEBER, इन शॉर्ट तो ऐसा लिखेंगे वेबर, ठीक है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अपन देखेंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है B इसको लिखेंगे B.A, तो BA हो गया, है ना। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर, तो B बराबर हो गया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अनदर यूनिट ये भी है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड अपन बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, तो उसकी ये यूनिट होती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद अपन बात करेंगे कि डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लें इस केस में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ कई रूल हैं, है ना। मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल है, स्विमिंग रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना।
लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन हालांकि कहते हैं कि लेफ्ट हैंड वगैरह सब छोड़ दें, एक रूल अगर अपन याद रखें तो वो कन्विंसिंग होगा, है ना, उससे अपन सारे डायरेक्शन निकालेंगे। दो डायरेक्शन की जरूरत होगी अपने को, मेनली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। माइंड इट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, दो का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल है और इसमें अपने को जरूरत पड़ेगी कैसे डायरेक्शन निकालने की। तो ये अपने को फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या है, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके लिए एक रूल करो, वही बोलते हैं लेफ्ट वगैरह छोड़ दें, एक रूल, इसको बोलेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल 1 and 2, दो रूल होते हैं राइट हैंड पाम रूल 1 and 2। राइट हैंड, ये देखो मेरा राइट हैंड है, तो ये देखने में लेफ्ट लग रहा होगा, नहीं सामने, ये मेरा क्या है, राइट, दाहिना हाथ, राइट हैंड। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ऐसे स्ट्रेच करना है, फिंगर्स इस डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स ये एक्चुअली इनफैक्ट फिंगर्स, और ये क्या है, थंब, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यूं रहना चाहिए, ठीक है। ये फिंगर्स स्ट्रेच है और ये क्या है, थंब है ना। अब अपने को यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो ये थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और जिस ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर पॉइंट करेगा ये रेस्ट 4 फिंगर्स। तो पाम जिधर दिख रहा है ना, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आया समझ में? एक पुनः एक बार फिर वंस अगेन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ये रखना, स्ट्रेच तो ऐसे करना है कि ये जो थंब है और ये 4 फिंगर्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब ये रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट में, और ये पॉइंट उधर करना है जिधर फील्ड निकालना है। तो पाम अपने को डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस केस में देख लेते हैं, क्लियर, इस केस में अप्लाई करो, क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में अपने को ये रखना है फिंगर, और फील्ड जिधर निकालना है उधर ये फिंगर, ये थंब और इधर फिंगर। तो करंट का ये डायरेक्शन है ना, यूं, करंट का यूं डायरेक्शन है, दिस मच करंट, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर कोई पॉइंट है इधर निकालना, तो उधर फिंगर्स है, तो पाम किधर जा रहा है, पाम अंदर जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा क्रॉस, ठीक है। दूसरी तरफ यदि इस डायरेक्शन में देखना होता अपने को, इस डायरेक्शन में, हाँ, इधर कोई पॉइंट ले लिया क्यू, इधर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है और रेस्ट फिंगर्स उधर पॉइंट करेंगे जिधर फील्ड निकालना है, तो ये पाम बाहर की ओर आ रहा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये डॉट होगा। समझ में आया? क्रॉस और डॉट बताइए अपने को। क्रॉस क्या कहता है, इनवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर, और डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, डॉट मतलब आउटवर्ड, और क्या आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑल्सो, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर है। तो राइट हैंड पाम रूल 1, राइट हैंड पाम रूल 1 से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बता दिया। और ये क्रॉस डॉट का कुछ नहीं, इनवर्ड का मतलब क्रॉस होता है, ये कहाँ से आया, एरो से आया, जैसे अपन एरो बनाते हैं ना, लाइक दैट, एरो में ऐसे ऐसे भी होते हैं ना लगे हुए, यूँ होते हैं, ताकि एरो जो है वो सीधी जाए, ठीक है। ऐसे क्या, वो धनुष होता है ना, तीर धनुष, ऐसे चढ़ाया और फिर छोड़ा अपन ने एरो, ये तीर को, तो ये तीर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर केवल वो रहता है नुकीला वो, और ये पूरा अगर खाली है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एयर के रेसिस्टेंस के कारण इधर उधर हो जाए, तो वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वो तीर जाए यूं, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि ये बीच बीच में लगे होते हैं, ठीक है। अब तीर यदि अंदर चला गया तो अपने को बैक दिखेगा, तीर यदि यूं अंदर गया तो अपने को ये दिखेगा, ये और ये ऐसा, ये क्रॉस। और अगर तीर बाहर निकल रहा है अंदर से, मानो ऐसे अपनी ओर आ रहा है, तुम्हारी ओर यूं जा रहा है, तीर अगर बाहर निकल रहा है तो ये वाला पार्ट दिखेगा, यूं दिखेगा ना, यूं यूं, तो ये डॉट दिख रहा है। तो डॉट का मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन तो है ही, और आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है।
तो ये डायरेक्शन होगा। पाम रूल से फर्स्ट से क्या निकालते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसके कारण, जब करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इससे फोर्स भी निकालते हैं, आगे अपन चर्चा करेंगे, है ना। वो पाम रूल 2 है, उसमें क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में ये है और मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वहाँ क्या निकालना है, फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो करंट के डायरेक्शन में ये और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये फिंगर रखना है, करंट के डायरेक्शन में ये फिंगर उधर। तो पाम जिधर पुश कर रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो पाम रूल 1 से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पाम रूल 2 से यस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना। ये है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है एक लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो मैथ नहीं है एक्चुअली, बायोट, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अलग अलग 2 जने, है ना। बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या आया, पहले तो ये कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर डिफरेंट ब्रांच। बाद में यूनिफिकेशन हुआ कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और फिर ढेर सारे, कब हुआ ये, आफ्टर 1820, जब हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट किया कि व्हेनेवर देयर इज करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। बायो ने भी किया काम, सावर्ट ने भी किया काम, एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ेंगे, उनका भी योगदान है, लॉरेंस साहब ने किया, उनका भी है ना। तो फिर इस पर ढेर सारे काम हुए, रिसर्च हुए और डिफरेंट लॉज वो आए पिक्चर में, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज बायोट-सेवर्ट लॉ। ये क्या कहता है, इसके लिए कोई आर्बिट्रेरी शेप का अपन ने ये बना दिया, वो है आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर। आर्बिट्रेरी मतलब ना स्ट्रेट बनाया ना सर्कुलर बनाया अपन ने, कोई खास शेप का नहीं, ऐसे कोई आर्बिट्रेरी शेप का है। इससे है ही जब करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई, तो इसका क्रॉस सेल लगा होगा, वो तो ऑब्वियस है ना, हवा में फ्लो नहीं हो रहा है। तो आर्बिट्रेरी शेप का कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका टोटल लेंथ मान लो है एल, टोटल लेंथ वायर का है एल। इसका स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल, मान लो ये एरो मैं दूसरी जगह बना देता हूँ, यूं करंट जा रहा है, एक स्मॉल सेक्शन इसका ले लिया, मान लो आर एस कुछ भी, ये स्मॉल, इसको बोलते हैं डी एल, एलिमेंटल लेंथ। इसका सेंटर ये ले लिया ओ। समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने, बायो-सेवर्ट लॉ ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने एक लॉ दिया, एम्पिरिकली उसको डिराइव किया। वो क्या है, मान लो कोई वायर है आर्बिट्रेरी शेप का, उससे करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका लेंथ है एल, उसका एक एलिमेंटल लेंथ लिया डीएल, बहुत छोटा, इन्फिनेटेसिमल पार्ट्स में बांटा, एक छोटा सा लेंथ लिया। छोटे से लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा सा होगा, है ना, उसको डीबी बोलेंगे। मान लो यहाँ से कोई पॉइंट है पी, उसका पोजीशन वेक्टर है आर, ये क्या कहलाता है, पॉइंट पी, मतलब इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे एट ए डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, एलिमेंटल लेंथ डीएल के कारण। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे डीबी, डी फॉर स्मॉल वैल्यूज के लिए। तो स्मॉल लेंथ के लिए, डीएल लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डीबी। और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ये पोजीशन बताता है पॉइंट पी का, कहाँ से, यहाँ ओ से, और डायरेक्शन भी बताता है। मान लो इसके बीच का एंगल है थीटा, डीएल एंड आर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अगर आई डी एल तुम यहाँ लिख दो तो आई डी एल को बोलते हैं, इसमें आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है डीएल लेंथ में, जिस आई डी एल को अगर एज ए होल बोले तो इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। आई डी एल इज करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ ने, एम्पिरिकली बायो-सेवर्ट साहब ने लॉ दिया, उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, माइंड इट, करंट एलिमेंट यदि बोलोगे ना तो आई डी एल एक साथ, या ऐसा भी बोल सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है लेंथ एल में, तो ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज डीबी, एंड दैट डीबी वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
कहा मैंने कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद ढेर सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए, बायो-सेवर्ट हों या लॉरेंस साहब हों या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ उसके बाद आया, ढेर सारे हुए, है ना। तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ये उन्होंने लॉ दिया। उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू द आई करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीबी स्मॉल एलिमेंट के कारण वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेंथ जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल का ये डायरेक्शन होता है, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन है। करंट यदि डाउनवर्ड होता तो डीएल का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता, तो डीएल एंड पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल है। तो दिस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, and also inversely proportional to the distance between this current element and point of observation P। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये भी ओबे कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता था सिंगल चार्ज के कारण, है ना। उसी तरह यहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होगा कि दैट मैग्नेटिक फील्ड dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना दूर जाएंगे ऑब्वियस है फील्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। अब ये सारे को कंबाइन कर देना है, ठीक है। सारे को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ in scalar form in magnitude. Biot-Savart law is given by this, dB is equal to mu 0/4 pi, ये proportionality constant क्या है, mu 0/4 pi, है ना, I dl sin theta upon r square, I dl sin theta upon r square, ठीक है। बहुत ही बेसिक बातें हैं। ये dB क्या देता है, बायो-सेवर्ट लॉ dB देता है, नॉट b। बी तो अपन ऑब्टेन करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन ये इनफैक्ट बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली अपने को क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल के कारण, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डी एल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डी बी। जहाँ म्यू जीरो एक कांस्टेंट है, म्यू जीरो को बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ, जीरो रखा है फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट की बात कर लो तो यहाँ से हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है। हाँ, तो म्यू जीरो क्या कहलाता है, म्यू जीरो इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, म्यू मीन्स परमिएबिलिटी है, जीरो मीन्स ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इसका वैल्यू एसआई यूनिट में होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इनफैक्ट म्यू जीरो है 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है। ये परमिएबिलिटी है, एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। परमिएबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि मानो, हालांकि अभी तो सिलेबस से उसको हटा दिया है थोड़ा, है ना, शॉर्ट करने के लिए, डाई पारा फेरो। तो अगर डाई है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होगी, रिपेल होगी। और अगर पारा है या फेरो है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो म्यू का वैल्यू है, वहाँ भी फिर म्यू की बात करेंगे, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ जो म्यू आर की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ म्यू आर की वैल्यू देखेंगे लेस देन 1, है ना। यहाँ नेगेटिव होता है, म्यू आर इक्वल टू +1, ठीक है। तो ऑफकोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर डाई है तो उसके लिए म्यू आर लेस देन 1 है, मतलब एबिलिटी टू परमिट द फील्ड लाइंस लेस देन 1। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है, जैसे कॉपर है
है ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होगा, ये रिपेल होगा। लेकिन पारा या फेरो जैसे आयरन निकल कोबाल्ट वगैरह है ना, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट, क्योंकि म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्योंकि व्हाट इज म्यू आर, उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये वन सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में अपन ने कांस्टेंट लिया था ना, इलेक्ट्रोस्टैट में वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1/μ0। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो इसमें ऐसा रिलेशन है, देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ क्या लिखना है, 1/μ0, तो ये μ0 ऊपर चला गया, μ0/4 पाई। ठीक है, और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट भी निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा, डीबी की यूनिट पता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, μ0 निकालना है अपन को, अपन 4 पाई, आई एम्पियर होता है। ठीक है, डीएल लेंथ मीटर है, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं, अपॉन आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अपने को μ0 की यूनिट देखनी है, क्या होगा, 4 पाई की कुछ यूनिट नहीं, ये हो गया टेस्ला, ये हो गया मीटर, 1 मीटर से कैंसिल हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नहीं क्लियर है ना, μ0 की यूनिट क्या होगी, तो ये इधर चला गया सारे, टेस्ला मीटर, ठीक है, अपॉन एम्पियर, है ना। μ0 की एसआई यूनिट हो गई, चाहे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये था अपना क्या, बायो-सेवर्ट लॉ इन मैग्नीट्यूड, इन स्केलर फॉर्म, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, बट इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, तो इट इज बेटर टू एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। तो डीबी एरो लगा दिया, वेक्टर हो गया, μ0/4 पाई, ये कांस्टेंट है, आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया ना। μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर, तो ये डायरेक्शन डीवी का क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन, यूं। ठीक है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, या ये हालांकि ऐसे फ्रीक्वेंटली लिखा नहीं जाता है, ऐसे लिखा जाता है, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल, और आर को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर आर है, यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है, वेक्टर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, मैग्नीट्यूड का तो डायरेक्शन बच गया। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा होता था। तो ये हो गया आई डी एल क्रॉस, अब आर को क्या लिखा, वेक्टर आर अपॉन, ये आर नीचे चला गया, तो हो गया आर क्यूब। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यू रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यू हो जाएगा, ये यूज किया अपन, यूनिट वेक्टर था दिस बाय दिस, डायरेक्ट तुम ये ऐसा याद रखो, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, कन्वर्सली इसको कर दो, तो ये हो गया डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यू, आर कैंसिल हो जाएगा, वापस अपन यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, डीएल साइन थीटा बाई आर, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना। यहाँ से अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा, डीएल क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन, डीएल से आर की ओर जाना है अपने को, है ना, डीएल से आर की ओर जाना है, डीएल क्रॉस आर, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा, इनवर्ड होगा, समझ में आ रहा है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, ए क्रॉस बी, जो C बराबर ए क्रॉस बी होगा तो C का डायरेक्शन होगा ए पर भी परपेंडिकुलर, यानी डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल पर भी परपेंडिकुलर होगा,
आर पर भी परपेंडिकुलर होगा, एंड प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या इसके कई अपन ने देखे थे, जैसे अभी अपना केस लिया था अपन ने, रिकॉल करो, आई करंट पास हो रहा था, करंट एलिमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था डीएल के कारण, तो इस डीवी का डायरेक्शन क्या था, क्रॉस था ना, इस साइड राइट हैंड पाम रूल से निकाला अपन ने। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में ये अपने को रखना था, करंट के डायरेक्शन में रखा यूं नहीं, तो ऐसा हो गया ना, पाम अंदर जा रहा था, और ये है आर, तो डीएल क्रॉस आर करने के लिए अपन क्या आएंगे, डीएल से आर की ओर आएंगे, डीएल से आर की ओर, तो डीएल से आर की ओर आ रहा है यूं यूं। ठीक है, डीएल से आर की ओर, क्या सेंस हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आ रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड। जैसे इधर अगर निकालना था इस करंट के कारण, तो आया था क्या, डॉट आया था, नहीं ये राइट हैंड पाम रूल लगाया, करंट के डायरेक्शन में ये इधर फील्ड निकालना है तो पाम इधर आ रहा है ना, सो डॉट था आउटवर्ड। और यहाँ से निकालें तो डीएल क्रॉस आर, आर अब इधर है, यूं है आर क्यू पॉइंट। ठीक है, तो डीएल से आर की ओर मूव कर रहे हैं अपन, डीएल से आर की ओर, कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आउटवर्ड होगा, नॉर्मल और आउटवर्ड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हाँ क्या क्या देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक्चुअली ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, देन आफ्टर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए, बायो-सेवर्ट लॉ है ना, बायो-सेवर्ट लॉ देखा अपन ने, बायो-सेवर्ट लॉ क्या देता है अपने को, माइंडेड, बायो-सेवर्ट लॉ देता है अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ देख लिया, दैट इज इन मैग्नीट्यूड इट इज गिवन बाय dV इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब इसका एप्लीकेशन अपन देखेंगे है ना, नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ का एक ही एप्लीकेशन है देखा जाए तो, वो क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यूं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये डेरिवेशन देखिए, एक ही डेरिवेशन है, हालांकि इससे और एक बन जाता है कि सेंटर पर कितना होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अपन देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का, और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे है ना। चलिए, थैंक यू, गुड डे।